आपको क्या पता चलता है? इससे क्या आप मैग्नेटिक फील्ड के मुतालिक कोई नई बात डिटरमिन कर सकते हैं? सर ये कि डाइवर्जेंस इसकी फील्ड की जीरो होती है कभी? सॉरी तो क्या सर डाइवर्जेंस इसकी जीरो होगी, ना हाँ कन्वर्ज कर रही है ना, हाँ तो जी, ये मतलब इसकी होगा। डाइवर्जेंस जीरो होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इट वुड सीम कि मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए तो आपको पता चलेगा कि फ्लोइंग थ्रू है। ठीक है, आपको याद है डाइवर्जेंस के हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। वन इज जीरो, देन वी हैव पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी फील्ड है जो किसी एक पॉइंट से एमर्ज आउट नहीं हो रही होती। ठीक है, और जब हम इसको इसके साथ मिला के देखते हैं तो वी से कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इट इज़ नॉट फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बल्कि इट इज़ फ्लोइंग इन अ circular line which is again closing onto the closing into itself। ठीक है, समझ लग गई? ठीक है, ठीक है, ओके। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि इसका मतलब ये हुआ, इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एग्जिस्ट करने के लिए उसका अपने आप के ऊपर क्लोज इन करना ज़रूरी है। मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, जिस तरह हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या कहा था कि जो ये है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, तो ये हमें ये बताता है कि जी हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए उसके स्टार्ट होने के लिए और नेगेटिव चार्ज चाहिए हमें उसके टर्मिनेट होने के लिए। लेकिन फ्रॉम आर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज हमें ये पता है कि एक्चुअली जो प्लस चार्ज है दिस इज अ हाई पोटेंशियल पॉइंट एंड दिस इज अ लो पोटेंशियल पॉइंट। तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है लेकिन दूसरा पॉइंट हमारे पास ग्राउंड है जो कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट है, तो स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ने एग्जिस्ट करना है फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल पॉइंट टू अ लो पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, सही हो गया। तो जिसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास अगर खाली एक चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी। या हमारे पास खाली एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या सिंगल नेगेटिव चार्ज फॉर दैट मैटर हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि अगेन इफ यू हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड यू हैव अ ग्राउंड, तो फिर 0 वोल्ट, तो स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर जाएगी और इसमें डायरेक्शन होगी यहाँ से यहाँ फ्रॉम। अब ये एक हाई पोटेंशियल पॉइंट हो गया और ये लो पोटेंशियल पॉइंट हो गया। तो इस चीज़ को हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक मोनोपोल जो है विच इज अ सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है which is a single polarity charge whether it is positive or it is negative। ठीक है, ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट करने के लिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैज टू क्लोज ऑन टू इटसेल्फ। ठीक है, इसको अपने अंदर ही वापस क्लोज होना है। इसकी वजह आप ये देखें कि कभी आपने ये बात रियलाइज की है कि इफ यू हैव अ नॉर्थ एंड साउथ, अगर आपके पास इस तरह से परमानेंट मैग्नेट है, अगर आप इसको ब्रेक करें तो ये दो मैग्नेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मसलन अगर आप इस मैग्नेट को ब्रेक करें, यहाँ पे ब्रेक कर दें, तो एक साउथ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और एक नॉर्थ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप एक मैग्नेट को तोड़ें तो वो दो मैग्नेट्स में क्यों ब्रेक हो जाता है? जी जनाब।
क्यों सर, क्या बता सकते हैं? सर वैसे अगर अगर दो मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर दोनों का नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो नहीं रहेगा, तो मतलब एक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए शायद इस वजह से दो पोल्स उधर बन जाते हैं, दो उधर बन जाते हैं। ठीक है, एक और बात भी बताइए कि आपके पास अगर दो मैग्नेट्स हैं तो आप इसको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में आपस में जोड़ सकते हैं, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको नहीं जोड़ पाते, ऐसा क्यों होता है? सर नॉर्थ टू नॉर्थ पोल बन जाता है ना, और साउथ टू साउथ, और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस वजह से दो सेपरेट मैग्नेट बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखें, जो ये इक्वेशन है हमारे पास, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि देखने में तो हमें ये लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में एंटर हो रही है, लेकिन एक्चुअली ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है। और अगर ये बात हो कि नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में हो रही है, तो फिर तो ये इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे ही ना। बेशक आप इसको मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज कह दें और कंसिडर कर लेंगे नॉर्थ जो है वो मैग्नेटिक पॉजिटिव है और ये मैग्नेटिक नेगेटिव है, ठीक है, ऐसी बात ही है ना। अगर इसे कोई, अगर हम ये कहें कि जी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और साउथ में एंटर हो रही है, तो फिर ये बात ट्रू होती है, लेकिन एक्चुअल मैक्सवेल इक्वेशन तो ये है। तो होता क्या है कि जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं नॉर्मली या हर दफ़ा ये दे आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमें बाहर तो यही नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इसके अंदर ट्रैवल करके आपस में क्लोज इन करती है। तो से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है कि इट सीम्स टू बी emerging फ्रॉम द नॉर्थ साइड and it seems to be going back from the south side, ठीक है, this is just the direction of the magnetic field line और same goes on this side as well, ठीक है। तो अब ये क्या है, this is a magnetic dipole, ठीक है, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, अगर आपने इसको तोड़ दिया दो पार्ट्स में, ठीक है, तो नाउ दिस वन हैज नॉर्थ साउथ north south, now this one has its own magnetic field and this one has its own magnetic field। कभी आपने एक मकनातीस से दूसरे को ट्रेन की तरह ऐसे चलाया है? मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक मकनातीस है और आप इसके पीछे पीछे दूसरे को चलाएं और ये आगे पुश होता रहे ऐसे सांप की तरह से, कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है? आपने बचपन में छोटे होते कभी कि इस मैग्नेट की यस वजह सर। से इस मैग्नेट को आप पुश करते रहे, तो ये क्यों पुश हो रहा होता है? सेम पोल्स की वजह से। देखें, ये इस वजह से पुश हो रहा होता है क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड है और इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड वो आपस में अलाइन नहीं होती, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, इसको उल्टा कर दें, यानी ये वाला पार्ट इधर ले आएं और ये वाला पार्ट इधर ले आएं, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ ले आएंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी नॉर्थ से साउथ, और अगर आप इस नॉर्थ को इधर ले आए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को अपोज कर रही होंगी, लेकिन अगर आप इसको इस डायरेक्शन में रख लेते हैं नॉर्थ और साउथ, तो अब इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है। एंड देन दोनों की क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स अलाइंड हैं तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, वन पीस बन जाएंगे। तो इस बात से, इस इक्वेशन से हमें एक और बात जो पता चलती है वो ये कि मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। इन ऑर्डर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू एग्जिस्ट, हमेशा एक नॉर्थ पोल के साथ एक साउथ पोल लाजमी होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी।
ठीक, जिसका मतलब ये है कि एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज जो मैग्नेटिक यानी मोनोपोल है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। और ये बात यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि ये दिस इज आवर फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, ओके जी। तो हमारी चार जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो अब हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकंड वन जो हम यानी इसमें से दो मैक्सवेल इक्वेशंस आर डाइवर्जेंस रिलेटेड एंड टू आर कर्ल, या आप अगर दूसरे तरीके से देखें तो टू आर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टू आर फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो पहली मैक्सवेल इक्वेशन है ये कहाँ से हमारे पास डिराइव हुई है, गॉसेस लॉ से डिराइव हुई है। जो ये वाली मैक्सवेल इक्वेशन है ये हमारे पास कहाँ से डिराइव हुई है, ये आई है हमारे पास नेट आउटपुट फ्लक्स से। और इसका मतलब ये है कि कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा हमेशा से। ठीक है, जो ये वाली इक्वेशन है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। और जो ये वाली इक्वेशन है ये हमारे पास कहाँ से आई है, एम्पेयर लॉ से आई है कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलेट कर रही होगी करंट एलिमेंट को, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अगली चीज आ गई हमारे पास मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। अब हम ऐसा करते हैं कि पोटेंशियल को हम अगली दफ़ा के लिए छोड़ देते हैं, और जो लेक्चर हमने पिछली दफ़ा मैंने आपको पढ़ने को कहा था, हाँ जी, कल हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। जो मैंने आपको पढ़ने को कहा था पिछली दफ़ा, इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि इससे आपने क्या समझा है या क्या सीखा है। बता दीजिए मुझे ज़रा। जी जनाब, आपके पास एक सिंगल करंट एलिमेंट है और आपने इसकी वजह से किसी भी पॉइंट P के ऊपर यू हैव दिस करंट एलिमेंट which is placed along z axis, and you need to determine h over here at this point P, which is at a little distance। ठीक है, और हमने अज्यूम ये किया है कि इसके ऊपर जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ ऑफ इन्फिनिट लेंथ। ठीक है, तो ये बात भी इसमें मौजूद है। नाउ इसका अब तरीकाकार क्या है कि जिस तरह हम एक गाउसियन सरफेस डिफाइन करते हैं तो इसके लिए हम एक एम्पेरियन पाथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो डी एल है डिफरेंट सरफेसेस के हिसाब से अगर देखें तो डी एल कैन बी अ सर्कल, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट कैन बी अ स्क्वायर लूप, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्पिरियन पाथ जो है, क्या ये ओपन पाथ होना चाहिए या क्लोज्ड पाथ होना चाहिए? क्यों जनाब, एम्पिरियन पाथ क्लोज्ड पाथ होना चाहिए या ओपन पाथ होना चाहिए? इस इक्वेशन को देख के बताएं। क्लोज नहीं होना चाहिए। जी, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो डी एल है, ये जो सर्कुलेशन है ये क्लोज्ड पाथ को शो कर रही है हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने इस क्योंकि क्लोज पाथ की दो कंडीशंस हैं एम्पिरियन पाथ की, एक तो ये कि उस पॉइंट P में से क्रॉस होना चाहिए, और दूसरा ये कि ये जो करंट एलिमेंट है उसको सर्कुलेट करना चाहिए सारे का सारा। तो अब हमने क्या किया कि हमने एक सर्कुलर क्लोज्ड पाथ ले लिया। ठीक है, सर्कुलर क्लोज्ड पाथ ले लिया,
और जो कि इस पॉइंट P में से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसको आगे आप कैसे डिटरमिन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की डिटरमिन करेंगे। जो DL आप डिफाइन करेंगे इसके लिए वो क्या है बताइए ज़रा। DL बताइए जनाब, क्या डिफाइन करेंगे। रो D फाई A फाई ये डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो हमारे पास H का कंपोनेंट जो है वो भी फाई में आएगा, H फाई, और आगे DL इज रो D फाई A फाई। क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें इंटीग्रल के अंदर रहेंगी और कौन सी इंटीग्रल के बाहर चली जाएंगी। रिस्पॉन्स में थोड़ा डिले है, पता नहीं आपको आवाज़ देर से जा रही है। And this becomes 2 pi. So now H phi is equal to I over 2 pi rho, और H is equal to I over 2 pi rho and A phi, which is the same। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। ये बैक करके माइक म्यूट और अनम्यूट करने का ऑप्शन आता है। जब हम मीटिंग में होते हैं तो सर ऑप्शन नहीं आ रहा माइक म्यूट और अनम्यूट का। आपने कोई सेटिंग चेंज की है सर इसकी? नहीं बेटा। सर पता नहीं, यानी कि जैसे आ रहा था ना सर स्टॉप रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग करने वाले और हैंड रेज करने वाले, वो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा सर। अच्छा अच्छा, पता नहीं बेटा क्या बात हुई है, मुझे कोई अंदाजा तो नहीं है। आप लोग को मैंने तो नहीं किया, आप लोगों ने खुद ही अपने आप को म्यूट किया हुआ है। नहीं, हमारे तो आ रहा है ऑप्शन ये। रुमान आपके उसमें मसला हो गया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो समझ लग गई अभी जो मैंने लिखा था आपके सामने। क्या है? जी ओके। अच्छा जनाब, अब ये बताइए जी, ये समझ लग गई थी सारों को। समझ लग गई थी जी ये सारों को। जी भाई। चलिए ओके यार, अभी आप लोग की भी आवाज़ नहीं आ रही तो अपेरेंटली शायद कोई इशू है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी।